हाँ भाई, गुड इवनिंग। कल के लास्ट दो क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं, वैसा क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं, क्वेश्चन और, है ना? ठीक है। चलो उससे पहले एक मोटिवेशन की बात करते हैं। क्या बोला? आप अल्टीमेटली क्या करना चाहते हो? नीट क्रैक या उससे भी आगे कुछ करना है? डॉक्टर बनना है। क्यों भाई? पैसा ठीक है, पैसा है इस प्रोफेशन में, अच्छी बात है, लेकिन इनडायरेक्टली देश की सेवा करोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, जितने बड़े आर्टिस्ट लोग जितने भी हुए हैं, ठीक है, जितने भी आप बड़े बड़े नाम सुनते हो या जितने भी बड़े बड़े प्लेयर सुनते हो, ठीक है, वो उनके पास खूब पैसा है तभी वो मीडिया में आते, नहीं बिना पैसे वाला मीडिया में नहीं आता, चाहे कितना भी टैलेंट हो। ये बात मानते हो? तो मुझे एक बात बताओ, क्यों आए वो? पैसा कमाने के लिए। उन्होंने अपने पैशन को ढूंढा और अपने पैशन पे दिन रात काम किया। एक बात बताऊं आपको, अगर आपका कोई भी पैशन है, अभी तो मेरे ख्याल में ओनली नीट होना चाहिए, ठीक है, जितना टाइम अपने पास बचा है अभी तो इस पे फोकस करो। बाद की बात, मान लीजिए किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को किसी भी फील्ड में जाना है, एक्टर बनना, चाहे कुछ भी करना है, अगर आप जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना बड़ा एक्सपोजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली का जो फेस्ट रहता है उसमें ना सेलिब्रिटी बहुत बड़ी बड़ी आती रहती है, जैसे कभी कंगना रनावत आ गई तो कभी प्रियंका चोपड़ा आ गई, ठीक, तो वैसा रहता है। तो आप जाकर के इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को देखोगे, उनका लाइफस्टाइल देखो, तो ऐसा आपका भी मन करेगा बनने का। इसीलिए बड़े कॉलेज से बड़े लोग, बड़े मतलब बड़े कलाकार प्रोड्यूस होते हैं ना, जैसे आईआईटी से अच्छे अच्छे लोग आते हैं। आजकल तो ऐसा भी होगा ना, आईआईटी से सिंगर निकल रहे हैं, क्या तबला चल रहा है क्या आईआईटी में, ठीक, तो वो अपने पैशन के कारण जा रहे हैं और वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो खुल के अपने पैशन के ऊपर काम कर पाते हैं। कॉलेज में आपको बहुत मौका मिलेगा। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बेसिक नोट कर लेना। आप डेली जो पैशन आपका है 3 आवर 365 डेज एंड फॉर 10 ईयर, अगर उस काम को पूरे दिल से करोगे तो अपने फील्ड में आप बेस्ट पर्सन होंगे। ये स्टडी हुई इसकी, और मैंने तो की नहीं। आपको पता है स्टडी कहाँ होती है? कोटा यूनिवर्सिटी में तो होती नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी होती है ऐसी, है ना। तो उसका डेटा मैंने बताया, एक बुक में लिखा हुआ है, ठीक। अगर आप किसी भी अपने पैशन को, अपने उसको ड्रीम को 3 आवर्स डेली पूरे जुनून के साथ, जैसे आप, मैंने बताया था ना एग्जाम की लास्ट 10-15 मिनट वाला जुनून, 365 डेज और 10 ईयर्स तक लगातार करते हो, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, गर्मी है, सर्दी है ना, आप ठीक हो, बीमार हो, लेकिन डेली ये कर दो अगर 10 साल तक ऐसे, तो आप वर्ल्ड के उस फील्ड में बेस्ट पर्सन होंगे, ठीक। ये कोई नहीं बताएगा आपको, सुना ही नहीं होगा आपने, बता दूंगा, बुक्स पढ़ना फिर सुनोगे ऐसी चीज़ें। तो इसके बाद मैं ये कह रहा था, अगर हम अल्टीमेटली कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, और हर इंसान में आज नया जुनून चढ़ा है देशभक्ति का ना, तो देशभक्ति सच्ची वही है, आपका पढ़ा हुआ एक एक मिनट देश के काम आने वाला है, समाज के काम आने वाला है, गरीबों की सेवा करने वाला है, ये बात जान लो। और आपके पेरेंट्स का नाम रोशन करने वाला है, आपका नाम रोशन करने वाला है, आपके गांव का, आपके देश का नाम रोशन करने वाला है। तो हमें आज से 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन लिखो। लिखो, लिखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट in a sample of ozone is, number of oxygen atoms present in a sample of ozone is equal to, is same as number of molecules of oxygen present in 12.8 gram, in 12.8 gram oxygen gas. Number of oxygen atoms present in a sample of ozone is same as number of
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 12.8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, देन फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी। मास एंड वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी कर सकते हो? करो फिर जल्दी से। लिख लिया भाई सबने? हो गया। अब देखो मैंने क्या दिया आपको, एक तो ओजोन का सैंपल दिया है, एक O2 गैस का सैंपल दिया है। मैंने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस इसका ये बताया इसमें जितने ऑक्सीजन एटम्स है ना वो किसके इक्वल है, इसके क्या, इसके ऑक्सीजन एटम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, यही तो दिया है। और हमें काम सारा इस पे करना है। तो पहले हम इससे फाइंड आउट कर ले, इसका वेट है 12.8 ग्राम, तो डिवाइड बाई 32 कर दो, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने आए? 0.4 मोल, यानी कितने मॉलिक्यूल होंगे O2 के? 0.4 Na। ठीक, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, यानी 0.4 Na है उसके मॉलिक्यूल्स के इक्वल। समझ आई बात? अब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइड बाई Na, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जब जैसे ही मैंने ओजोन गैस बोल दी तो वहां पे ऑक्सीजन एटम्स नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे आपको, O3 का मॉलिक्यूल, O3 का मॉलिक्यूल, O3 का मॉलिक्यूल, तो इसको एक पार्टिकल बोलेंगे। अब हमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे, क्या मिल रहे हैं? ऑक्सीजन एटम। हम क्या बोलेंगे? 3 ऑक्सीजन एटम क्या बनाते हैं? एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं कि नहीं बनाते? ठीक, और एक ऑक्सीजन एटम क्या बनाएगा? 1/3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और 0.4 Na ऑक्सीजन एटम क्या बनाएंगे? 1/3 इंटू 0.4 Na ओजोन मॉलिक्यूल्स। अपने पास ओजोन के मॉलिक्यूल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। 0.4 Na डिवाइड बाई Na, कितने मोल्स आ गए? 0.4/3 है ना। अब मास फाइंड आउट करना है, मास को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? उसका मॉलिक्यूलर वेट है 48, ठीक, उसका मोलर मास, और वॉल्यूम के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। अब चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़े। ये किस का हो गया था? अब तो हो गया वो ना सबका, इसलिए मैंने रिपीट करवा दिया। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखो 2.4 ग्राम oxygen is present in how much gram of CaCO3? 2.4 gram oxygen is present in how much grams of CaCO3? समझे क्वेश्चन का मतलब? CaCO3 लिख लो, या हाउ मच, मैंने बोल दिया ना, हाउ मच ग्राम बोल दिया ना, थोड़ा सा और ठीक कर लो, हाउ मैनी मोल्स लिख लो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CaCO3, क्योंकि ग्राम्स तो आप सीधा मेथड फाइंड आउट कर दोगे यूनिटरी मेथड से ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं फिर। चलो देखते हैं भाई, CaCO3 है, इसका मास होता है 100 ग्राम, है ना, ठीक, और इसमें 48 ग्राम ऑक्सीजन है ना, हम बोलेंगे 48 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, और 1 ग्राम किस में प्रेजेंट है? 100 डिवाइड बाई 48 ग्राम में, ठीक, और 2.4 ग्राम किस में प्रेजेंट है? 100 डिवाइड बाई 48 गुना में 2.4, ये दशमलव तो हटा दो यहां से, 24 दूनी 48, 2, ठीक है, उल्टा कर दिया क्या? सही तो है, यानी किस में है? 5 ग्राम में ना, 5 ग्राम CaCO3 में है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? मास ऑफ वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3, 0.005। किस का ठीक था? वेरी गुड, करे भाई, लिख लिया सबने? लिखो, एन अननोन गैस X, an unknown gas X is present 0.56% in a mixture of gases, in a mixture of gases, then find number of moles of X in 1 liter mixture। भाई एक गैस कितनी है? 0.56% है, किसमें? मिक्सर ऑफ गैसेस में, ठीक। अगर 1 लीटर इसका ले लिया जाए
तो बताओ उसमें कितने मोल्स होंगे उस गैस के प्रेजेंट एट एसटीपी। बाद में लिख लेना एट एसटीपी। अच्छा मैं कहीं पे एसटीपी भी ना बोलूँ ना तो समझ जाना एसटीपी है, क्योंकि एग्जामिनर तो आपको एसटीपी लिख के देगा साफ साफ। ठीक, मोल्स निकालने के लिए 22.4 से डिवाइड करोगे। आ गया भाई आंसर? किस किस का आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हो गया भाई? किस किस को समझ नहीं आया क्वेश्चन? अब मेरी बात समझो, इधर सुनो क्वेश्चन। भाई एक मिक्सर दे रखा है गैसेज का, जैसे ये रूम है ना, इसमें एयर का मिक्सर है। हम क्या बोलते हैं 21% ऑक्सीजन है, यानी ऐसा बोलेंगे अगर 100 लीटर गैस इस रूम में है तो 21 लीटर क्या है? ऑक्सीजन। यानी इस गैस के 100 लीटर में 0.56 लीटर क्या है? भाई 100 लीटर में क्या है? 0.56 लीटर एक्स गैस है 100 लीटर मिक्सर में। ठीक, और 1 लीटर मिक्सर में कितनी होगी? 0.56 डिवाइड बाई 100 लीटर एक्स। ये किस पे? एसटीपी पे। नंबर ऑफ मोल्स 0.56 डिवाइड बाई 100, और किससे डिवाइड कर दोगे? 22.4 से। आप इसको लिख सकते हो 5.6 है ना, 10 की पावर -1 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 22.4। मैंने क्या किया, समझ में आया? तो ये डिवाइड बाई 1/4, दिस इज 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, दिस इज 2.5 इंटू 10 की पावर -4। समझ आया कि नहीं आया? 4 कोई डाउट है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आप रिवीजन में ले सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मेडिकल वाले है तो बहुत ईजी, इसमें है ही नहीं कुछ भी, है ना, क्या परसेंट देखा छोड़ दो भाई, नहीं अपने बस का, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट करें भाई, नेक्स्ट लिखो। और कौन सा पैटर्न करवा रखा आप लोगों को? हाँ चलो एक पैटर्न और याद आ गया, लिखो। लिख लिया सबने? ये सॉल्यूशन समझ में आया गुड़िया? ये ठीक। नेक्स्ट लिखो, लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 1 मोल ऑफ ईच हीलियम CH4 and O2, helium CH4 and O2 is present in a container, then find ratio of, अब लिखो पहला their masses, then find ratio of their mass, second volume at STP, third number of atoms, ratio of number of molecules, लिख लो number of molecules, ratio of number of molecules, fourth ratio of number of atoms, fifth number of electrons। कर सकते हो? एक एक मोल दिया गया हीलियम का, CH4 का एंड O2 का। ठीक हो गया? चलो भाई अब करें स्टार्ट। चलो मैं समझा देता हूं, देखो एक बार। इनका क्या दिया गया है, हीलियम दे दी अपने को, CH4 दे दी और O2 दे दी। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। देखो एक ये 5 पार्ट बन गए एक क्वेश्चन के, समझ रहे हो ना कैसे करवा रहा हूं? तो 1 मोल दे रखा है, इसका भी 1, इसका भी 1, 1:1 है सबका। ठीक, कोई डाउट है क्या? अब देखो इधर देखो, पहला पूछ रखा है मास का रेशो। मास का रेशो क्या आएगा? इसका 1 मोल का मास 4 होगा, इसका 1 मोल का 16, इसका 32, तो कितना आ जाएगा? 4, 1:4:8। नेक्स्ट, अच्छा ऐसे पूछ ले तो इनके मास का रेशो x:y:z है, देन x + y + z कितना होगा? पूछ सकता है, बता दोगे? 8, 4 और 1, 13 हो गया ना। x + y + z की वैल्यू पूछ सकता है, मैथमेटिक्स में कुछ भी करता रहे आपसे। नेक्स्ट, वॉल्यूम का रेशो। भाई 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे हमेशा 22.4 लीटर होगा, इसका भी 22.4, 22.4, 22.4, तो सबका 1:1:1 आ गया। कोई डाउट है क्या? अब एक बात बताओ, सबका 1 मोल दिया गया है तो सब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? Na:Na:Na। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम। इसके 1 मोल में, 1 मॉलिक्यूल में कितने हैं? 1 एटम है। Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? Na, इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 5, तो Na में कितने होंगे? 5 Na। इसके ऑक्सीजन के
2Na 1:5:2 Na से Na कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 1 आया तो यहाँ पे 1:5:2 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2Na:2। इसके 16 इलेक्ट्रॉन होते ना, 10 तो 10Na:2। इसके एक में कितने होते हैं? 16। तो 16 Na मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन, तो Na से Na कट जाएगा हर जगह, 1:5:8 कर लोगे। अब नेक्स्ट करो, अब यही क्वेश्चन लिखना, घर के लिए दे दूं एक, नेक्स्ट लिखो। अब आप है ना क्वेश्चन बार बार मत लिखो, ये लिख लो यहां पे H2 का, O2 का और आपके SO2 का, ठीक। मोल्स का रेशो दे रखा है, क्या दे रखा? मोल्स का रेशो दे दिया 1:2:4 का रेशो, ठीक। फिर आपको यही रेशो फाइंड आउट करने हैं, मैं बताऊं या अपने आप कर लोगे इस बार? कैलकुलेशन तो है, समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखो, ये लिख लो एक बार। इस बार मैं क्या करूंगा, आपको मास का रेशो दूंगा और बाकी वाले पूछ लूंगा, ठीक। करें, मैंने ये बोला है रेशो ऑफ मोल्स ऑफ H2, O2 एंड SO2 इज 1:2:4 इन ए कंटेनर एट STP। देन फाइंड रेशो ऑफ दियर मासेस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर लोगे, ठीक, प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और करें, चलो फिर इस बार मान लेते हैं हम लोगों को ऐसा दिया गया, इफ लिखो, इफ 1 ग्राम ऑफ ईच H2 CH4 and SO3 is present in a container at STP, then find ratio of their, अब सुनो, then find ratio of their, यहां मैं लिख दूंगा मोल्स, ratio of their मोल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कर सकते हो। यहां पे ऐसा भी तो दे सकता है, इक्वल मासेस ऑफ ईच, तो इक्वल मासेस ऑफ ईच लिखता है तो M कर दोगे। बताओ भाई, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, रेशो सेम आएगा, क्योंकि मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दो M से, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं समझ आ रही बात? एग्जामिनर ऐसे ही देता है, इक्वल मासेस ऑफ ईच गैस। लिख लिया भाई, आगे बढ़े क्या? अरे 1 ग्राम है तो सबका मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दो, 1/16 1/80 कर दोगे। एलसीएम ले लो 80 सबका, रेशो क्या आ जाएगा? 40:5:1। कोई डाउट है क्या? वॉल्यूम का रेशो बताना है, जो ये मोल्स का रेशो आ गया ना, वही वॉल्यूम का रेशो आएगा भाई। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो इक्वल वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम का रेशो इसका 40:22.4 लीटर, इसका भी 5:22.4 लीटर इज टू 1:22.4 लीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, वही रेशो आ गया। मॉलिक्यूल्स का भी वही आएगा। इसमें क्या लिखोगे? 40 Na मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या लिखोगे? 5 Na इज टू 1 Na, Na कट जाएगा हर जगह, वही रेशो आएगा। नंबर ऑफ एटम का क्या आएगा? इसके जितने मॉलिक्यूल्स है 2 × 40 Na इज टू 5:5 Na, एक मॉलिक्यूल में है, वो समझ आ रहा ना सबको। और ये क्या करोगे? 4 × Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कर लोगे। अब ये आपके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 40 Na, तो एक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में? 2, तो 2 × 40 Na आ गया इलेक्ट्रॉन इसके। भाई एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 40 में 2 × 40, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो एक मॉलिक्यूल में 10 है तो 5 Na, मॉलिक्यूल में 10 × 5 Na। तो ऐसे ही इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 40 पक्का, 16 सल्फर में और 8 3 24 ऑक्सीजन के, तो 40 × Na कर सकते हो। और क्या आएगा? ऐसे कैसे, ऐसे क्यों देख रहा है? ध्यान से समझ रहा, बहुत अच्छे। कौन सा? अरे मैंने फिर सबको 80 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, एलसीएम लेके 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेते ना रेशो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। तो बस वही किया है। नहीं समझ में आया अभी भी? करें आगे बढ़े, नेक्स्ट करो। अब ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे,
यहीं पे आपको इक्वल मासेस दे देता, आप पता क्या करते, इक्वल मासेस मैंने इसका m मान लिया, क्यों मान लिया, मैंने सबका 1 ग्राम मान लिया, वही क्वेश्चन बन गया वापिस। बोल दे इक्वल मासेस ऑफ ईच H2CH4 एंड SO3, तो उस क्वेश्चन में कंफ्यूज थोड़ा होना है, मैं तो सबका इक्वल बोला ना, मैं तो 1 ग्राम मानूंगा, लो मैं तो 100 ग्राम मानूंगा, मैं तो 1000 ग्राम मानूंगा, मैं तो m ग्राम मानूंगा, मैं तो W ग्राम मानूंगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। नेक्स्ट लिखो, फिर लिखो और करते हैं, नेक्स्ट करना, फाइंड, या ऐसा लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब है ना 3-4 क्वेश्चन करेंगे ऐसे, तो ये स्टेटमेंट में बार बार नहीं बोलूंगा, बस ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, पहला है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, सेकंड इज 24 ग्राम ऑफ C12, थर्ड है 56 ग्राम ऑफ आयरन, फोर्थ ऑप्शन है 108 ग्राम ऑफ Ag। अच्छा, सबसे बढ़िया बात बताऊं, इनके ना मास दे रखे थे ब्रैकेट में साथ में, इसके मास, इनके ना मास नंबर दे रखे थे कि मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 होता है, इसका मास ऑफ कार्बन 12 होता है, मास ऑफ आयरन 56 होता है, मास ऑफ Ag 108 होता है। एक तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेकंड आ गया सबका, भाई एटम्स दे रखे हैं, उनके मोलर मास से डिवाइड कर दो, इसको करोगे 27 से डिवाइड, कितना आया, 1 मोल आया, यानी इसमें कितने n एटम्स होंगे, इसको 12 से डिवाइड करोगे, इसका कितना आएगा 2 मोल्स, यानी 2 एटम्स होंगे, 2 एटम्स, इसमें n, इसमें n, किस किस का ठीक था, वेरी गुड। ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, ठीक, मतलब पुराने टाइम में, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम हीलियम, ठीक, सेकंड 1 ग्राम H2, थर्ड इज 1 ग्राम CH4 एंड फोर्थ इज 1 ग्राम O2। करो फाइंड आउट, ये करो, फिर मैं नेक्स्ट लिख देता हूं। फर्स्ट 8 ग्राम H2, सेकंड 88 ग्राम CO2, थर्ड इज क्या हुआ 160 ग्राम SO3, 160 ग्राम नहीं, 80 ग्राम SO3 एंड फोर्थ इज 16 ग्राम 8 ग्राम CH4। बताओ भाई किस में ज्यादा होंगे, इसमें सेकंड आ गया क्या, पक्का, तो देखो कैसे आया, देखो भाई इसका क्या करोगे, पहले मोल्स फाइंड आउट करो, 1/4 Na आ जाएंगे, मतलब 1/4 आ गया, कितने एटम्स होंगे, एक ही एटम है तो 1/4 Na, इसके मोल्स फाइंड आउट करो, 1/2 मोल्स, कितने मॉलिक्यूल होंगे Na, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, एटम्स आ गए कि नहीं आ गए, ठीक। इसके फाइंड आउट करो, 1/16, इतने मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाई, एक मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 5, ठीक। नेक्स्ट देखो 1 ग्राम है, 1 ग्राम को किससे डिवाइड करो, मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स आया, मल्टीप्लाई बाई कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इनटू में Na, मल्टीप्लाई बाई 2। कोई डाउट है क्या, तो देख लो किसका ज्यादा आ रहा है, इसका क्या आंसर आया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, ठीक। इसके मोल्स फाइंड आउट करो, 8/2 कितना आएगा 4 Na क्या है 4 मोल्स आए, 4 Na मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम्स आ जाएंगे। इसमें करोगे 88 ग्राम, कैसे करोगे 88/44, 2 मोल्स, यानी 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, मल्टीप्लाई बाई 3 से कर दोगे, टोटल एटम्स आ जाएंगे। इसका करोगे 80/80 मोलर मास है, 1 मोल आ गया, इनटू में इतने मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई बाई 4, इतने एटम्स आ गए। इसको कैसे करोगे 8/16 मल्टीप्लाई बाई Na, इतने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में 5, तो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं
8 Na इसमें, अरे बेशक चेक कर लो। कोई डाउट है किसी को? ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? और कराऊं क्या ऐसे, या कर लोगे अपने आप? चलो एक और करते हैं, एक और लिखते हैं, ठीक है। देखो भाई, करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहां पे 224 लीटर मैंने दे दिया आपको हीलियम गैस, ठीक। सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने आपको 12 ग्राम H2 गैस, ठीक। थर्ड क्वेश्चन दिया मैंने आपको 224 ml CO2 गैस, ठीक। नंबर फोर्थ 3 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब तीनों आ गए इस क्वेश्चन में, तीनों पैटर्न आए कि नहीं आए? या यहां पे ना ये हटा दूं, तीसरा लिख लिया क्या? चलो एक ऑप्शन और लिखते हैं हम यहां पे, देखो फिफ्थ 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ CH4 गैस। सारे पैटर्न हो गए, ठीक, सारे फॉर्मूले हो गए आपके। करो जल्दी से, सब में मोल्स फाइंड आउट करो। मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है गुड़िया? आप ये क्वेश्चन करो, मैं साइड में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, करो जल्दी से। सेकंड आ गया क्या? वेरी गुड, ठीक है। जिसका सेकंड आ गया नेक्स्ट कर दो। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ये समझाऊं मैं आपको? अच्छा, किस किस का आ गया सेकंड आंसर? वेरी गुड। समझाना है क्या? किसी को नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो, समझा देता हूं। शर्माना मत, तब तक दूसरा वो सोल्व कर लेंगे। समझाओ। देखो हीलियम गैस है, अब मैंने यहाँ पे STP नहीं लिखा तो आप, वो मैंने बोला था आप अंडरस्टूड है ना। जब भी मैं गैस की बात करूंगा तो डिवाइड बाई 22.4 लीटर करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। तो यार 22.4 से डिवाइड किया, कितने मोल्स आ गए? इसके 10 मोल्स आए ना, 10 मोल्स। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो हीलियम में तो एटम ही आएगा डायरेक्ट, 10 Na आ गया। इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, कितने? 12 बटे क्या करोगे? 2, कितने आए? 6 मोल आ गए। तो 6 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6 Na मॉलिक्यूल होंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है हाइड्रोजन के? H2 में 2 एटम, मल्टीप्लाई बाई 2, 12 Na आ गया। इसके देखो 224 ml है, तो इसको क्या करोगे? 0.224 इंटू 10 की पावर -3, इतना लीटर, डिवाइड बाई 22.4, और इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर -2 मोल आएगा। मल्टीप्लाई बाई क्या लिखोगे? कितना? CO2 के एक मोल, ये मोल्स आए हैं, इतने मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई बाई 3, इतने एटम्स। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इसको किससे डिवाइड करोगे? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को दिया हो Na से, तो 6 डिवाइड बाई 10 की पावर 23, 3/2, 10, ये 10 आ गया। 5 मोल आया कि नहीं आया? कितने मॉलिक्यूल होंगे? 5 Na, मल्टीप्लाई बाई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2, 10 Na आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है ना? इधर देखो, अब ये 10 की पावर -5, 2 मोल दे रखा सीधा, ये 10 की पावर -2 Na मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 5 एटम। तो देख लो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं। सेकंड आंसर आ गया। ये किस किस का ठीक है? क्या आंसर आया? फर्स्ट किस किस का आ गया? ईमानदारी से बताओ। लिखा नहीं रीचा? लिखो जल्दी। नहीं करेंगे, वाटर को नहीं करते, गैस के लिए करते। मैंने कल लिखवा था, मिस्टेक मत करना, आपने मिस्टेक भी की थी है। अच्छा कल नहीं आई थी, कोई बात नहीं। ये जो फॉर्मूला होता है ना,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ओनली फॉर गैस, ओनली एंड ओनली फॉर गैस। मैं बताऊंगा ना अभी, मैं कराऊं या करोगे? किस किस का हो गया ये? जल्दी ट्राई कर लो, बाकी का जिसका नहीं हुआ है। नीट का क्वेश्चन था ये, अभी आया था 2018 में आया था शायद, 18 का है ना नीट 18। हाँ अब देखो भाई, वाटर क्या है? लिक्विड है। जब तक अपने को वाटर वेपर्स नहीं दिया गया हम इसको लिक्विड मानेंगे, और लिक्विड के लिए हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वेट 1 ग्राम। 18 ml का कितना होगा? 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? 18 डिवाइड बाई 18 ग्राम है ना 18 ml, तो 1 मोल आ गया। तो 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होंगे? n मोलिक्यूल्स। अब देखो ये देखा 0.18 डिवाइड बाई 18, तो 0.01 मोल आया। इनटू में na करोगे इतने मोलिक्यूल। समझ आई बात? इसका कैसे करोगे? अब उसने दे रखा वाटर वेपर्स एट एसटीपी। अब उसने पहले ही वेपर्स दे रखा और एसटीपी बात कर रहा है, तो मैं इसको गैस मानूंगा एसटीपी पे, है ना, और वो फॉर्मूला लगाऊंगा 22.4 से अब डिवाइड कर सकता हूं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, तो ये देखो 0.00224 डिवाइड बाई 22.4 करो भाई, कितना आएगा? इसको लिख दो 10 की पावर -1 लिख लो, और इसको 10 की पावर -5 है, तो 10 की पावर -4 मोल आ गया, यानी 10 की पावर -4 Na मोलिक्यूल्स आएगा। ठीक, और इसका 10 की पावर -3 में 10 की पावर -3 Na। सबसे ज्यादा किस में आए? Na इसमें आए ना। तो किस किस का ठीक था ये? वेरी गुड, ठीक हो गया। चलो जी, समझ आ गया ना। नेक्स्ट करें भाई नया पैटर्न। चलो एक चीज कराता हूं मैं और आपको। अब देखना, जो चीज आपको सबसे टफ लगती है ना वो सबसे इजी लगेगी, है ना। जो चीज आपको सबसे टफ लगती है, थोड़ी देर और रुको। सॉरी, नेक्स्ट लिखो भाई, फाइंड वेट ऑफ फॉलोइंग। फाइंड वेट ऑफ फॉलोइंग। मैं लिख रहा हूं यहां पे, पहला 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक। सेकंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड 2 एटम ऑफ आयरन। फाइंड वेट ऑफ फॉलोइंग इन ग्राम्स फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक। एंड नेक्स्ट इज 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। करो जल्दी से फाइंड आउट, बहुत इजी है। लिख लिया भाई? देखो इधर देखो, 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास आप क्या बोलते हो? 12 ग्राम क्या बोलते हो? 1 मोल एटम का बोलते हो। हम जो 12 ग्राम बोलते हैं ना, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या बोलते हो? 12 ग्राम। यानी आप पता क्या बोलते हो? Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास बोलते हो। कितना? 12 ग्राम। मैंने कितने एटम का पूछा है? 1 एटम का। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई Na, यानी 12 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये वही आएगा 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको AMU से करते हैं, फिर AMU की वैल्यू भूल जाते हैं, याद करते हैं। वो जरूरत ही क्या है? अपने को जब कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट से करो। AMU से करते हो ना आप लोग, एटॉमिक मास यूनिट से, जरूरत ही क्या है उसकी? आपको 1 मोल एटम का पता है, ऐसे ही हाइड्रोजन में। अब 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन का पूछा है, आपको Na एटम ऑफ हाइड्रोजन का पता है कितना होता है? भाई 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, यहां पे 2 मत बोलना। 1 मोल हाइड्रोजन सैंपल है, हाइड्रोजन एटम का सैंपल, तो 1 ग्राम होता है एक का, यानी Na एटम्स का 1 ग्राम। तो आपसे कितने आप पूछा है? 1 एटम का 1/4, ओ सॉरी 1/Na, और 4 एटम का 1/Na इंटू 4। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं, जो बचपन में पढ़ा था। समझ आ रही बात? ठीक। नेक्स्ट करें 2 एटम ऑफ आयरन। भाई आयरन का 1 मोल का मास कितना होता है? 56। 1 एटम का कितना होगा? डिवाइड बाई Na। 2 एटम का कितना होगा? इंटू 2। ठीक है। ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है? 2 ग्राम। ये ग्राम में आ रहे हैं सारे आंसर, है ना, ये ग्राम में आ रहे हैं। 2 ग्राम होता है 1 मोल का मास, यानी कितने मॉलिक्यूल का मास?
Na मॉलिक्यूल्स का मास, तो एक मॉलिक्यूल का डिवाइड बाई Na ग्राम्स, और अपने पास कितने मॉलिक्यूल है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक। ऐसे ही CO2 वाले में करना है। CO2 के एक मोल का मास कितना होता है 44 ग्राम होता है एक मोल का मास। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं Na, यानी एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करना तो Na से डिवाइड कर दो। ये Na मॉलिक्यूल का है 44 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का डिवाइड बाई Na, 5 का निकालना है मल्टीप्लाई बाई 5। किसने ऐसे ही किया था, आ गया समझ में पक्का? किसने ऐसे ही किया दोबारा बताना। चलो वेरी गुड, आसान है ना। अब लिखो एटॉमिक मास यूनिट, नहीं तो परेशान हो जाते हैं हम लोग। अब पहले ना क्या होता है कि कुछ लोग पढ़ाने वाले इसको क्या करते हैं कि पहले AMU पढ़ा देते हैं। अब AMU पढ़ा तो दिया तो वही दिमाग खराब हो जाता है अपना। अब AMU अपने लिए आसान है, AMU में भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम क्यों AMU में जाए जब हमें मोल आता है तो, ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है ना। अब लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जल्दी जल्दी लिखो भाई, लिखने का काम फास्ट किया करो। अच्छा ये लिख लिया था क्या सबने? चलो लिखा या नहीं लिखा समझ में आया होगा। मेरी बेल ठीक कर लूं। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, भाई एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके H2O का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। लिखवाने की जरूरत है? जैसे एटम, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये कॉपर, ये आयरन, ये कार्बन, है ना, ये सब क्या है? एटम्स है। समझ आई बात? सल्फर है, फास्फोरस है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम, ठीक। विच मे बी सेम और डिफरेंट, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये मैंने बताया था कल, रिपीट करवा दिया। जैसे 2 हाइड्रोजन को मिलाओ H2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 नाइट्रोजन को N2, 2 ऑक्सीजन को O2, ठीक, S8 P4। ऐसे ही मैं ये भी कर सकता हूं, कार्बन ऑक्सीजन को मिला दो CO मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, H2SO4 मॉलिक्यूल, ठीक है, CrO5 मॉलिक्यूल। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कर सकते हो। ये पढ़ा दिया था मैंने कल। फिर मैंने आपको कल एक चीज ये भी पढ़ाई थी, मैं रिवाइज करवा देता हूं। कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड एटम क्यों लेते हैं? क्या बताया था सबसे पहला पॉइंट? क्योंकि इजीली अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट, हाँ, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर हाइड्रोजन लेते तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता। थर्ड पॉइंट क्या बताया था? इनर्ट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रिएक्शन नहीं करता, है ना। अगर रिएक्शन नहीं करता तो इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों होती, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ क्या बताया था भाई? इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं किससे? इसके आइसोटोप से। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 से इजीली सेपरेबल है, ये बताया था। फिर उसके बाद क्या बताया था भाई? जो कार्बन एटम होता है ये कार्बन एटम है, ठीक भाई। हम मास को, जब हम मास फाइंड आउट करते हमें एक यूनिट लेनी थी। जैसे हम बोलते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक, वो यूनिट बना दी था हमने एक सिंपल। ऐसा बोलते तो हर बार 0.37 kg, है ना। ऐसा मतलब एक सिंपल यूनिट बना दी हमने, 1, हाफ, 2, 3, 5 ऐसे यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमें जो एलिमेंट्स थे उनके मासेस को डिफाइन करना था किस में भाई? एक होल नंबर में कोशिश की जाए। भाई हम रेशो में क्यों रखे? आपको हर एलिमेंट का मास अगर ऐसे तो 2.3 है ना, 37.57 कैसे याद करते? तो अप्रोक्स हमें होल नंबर में लेके आना था। तो हमने एक काम किया, हमने देखा कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। अगर हम कोशिश करें कि हाइड्रोजन का ही होल नंबर में आ जाए तो बाकी ऑलमोस्ट सभी का आ जाएगा। क्योंकि पहले बहुत सारी थियरी थी ना, जैसे ऐसे माना जाता था कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने हैं, है ना। ऐसे मानते थे ना हम लोग पहले कि जिसका मास 4 है वो 4 हाइड्रोजन एटम से बना है, ऐसे कहते थे। तो वहां से उन्होंने आइडिया लगाया था। तो फिर हमने बोला कि कार्बन 12 जो है ये C12 आइसोटोप है, इसका एक एटम हमने लिया। इस एटम के हमने कितने टुकड़े किए थे? 12 टुकड़े कर दिए, है ना, 12 पार्ट कर लो। तो इन 12 पार्ट में से हमने एक पार्ट निकाल लिया, और इस पार्ट का जो वेट था वो सबसे लाइटेस्ट एटम जो है हाइड्रोजन उससे कंपेरेबल था, इसलिए हमने यूज किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पढ़ा था, ठीक। कोई डाउट है? दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है AMU की। तो जो 1 AMU है, हम जैसे बोलते हैं kg बोलते ना, kg है, क्विंटल है, ऐसे बोलते यूनिट है ना मास की।
तो हमें ऐसे ही एटम्स के मास की यूनिट देनी थी। अब एक एटम इतना छोटा होता है, जैसे हाइड्रोजन के एटम की बात करें, उसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की अप्रोक्स 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो कैसा लगेगा बार बार ऐसे ही बोलोगे तो हमने क्या किया, एक ऐसी छोटी यूनिट दे दी जैसे हम ये बोल पाए 1 2 3 4। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है? तो उस यूनिट का नाम रखा गया AMU। AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। भाई एटम्स के मास को डिफाइन करने के लिए ऑल्सो कॉल्ड AMU। जो AMU है वो कितना होता है, ये जो इसका वेट है ना, इसको ही AMU कहते हैं। जो हमने ये 1/12 पार्ट निकाला ना कार्बन 12 का, इसको तो 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ये AMU की यूनिट है। और हमने कल क्या देखा था, एक एटम जो है कार्बन 12 का, उसका वेट कितना होता है 1, एक एटम का स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा 1.992648 इंटू 10 की पावर -23। और इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये आपका आंसर आएगा कितना आएगा, किस पे जाएगा 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो दिस इज 1 AMU। ठीक है भाई, और इसको हम सीधा कभी कभी सिंपल ए भी लिख देते हैं, या तो 1 AMU को यही लिख लो 1.6056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक, समझ आई बात? फिर हमने हाइड्रोजन का वेट किया, सभी एटम के वेट किए, तो हाइड्रोजन का मास जो आया, वेट ऑफ हाइड्रोजन जो आया था इन ग्राम्स, ग्राम में बता रहा हूं, ठीक है? ये मत समझना ये गैस है, इन ग्राम्स बोल रहा हूं, ठीक? क्या है ये मेजर जब किया गया 1 इसका आता 6736 अप्रोक्स इतना इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक, तो जब इसका वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU फाइंड आउट किया गया, जैसे मैं बोल दूं आपको 1000 kg है, ठीक? इसको क्विंटल में बताओ, किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे, बोल दोगे 10 क्विंटल। अब मैंने इसका मास ग्राम में दे दिया और आपको पता है एक AMU कितने ग्राम के इक्वल है, तो आपको ग्राम में फाइंड आउट करना है। तो इसको मास, इसके मास को किससे डिवाइड कर दोगे? इसको AMU का जितना होता है ग्राम में डिवाइड बाई 1.66056 इंटू 10 की पावर -24। ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और वो जो वैल्यू आती है 1.008 AMU आती है अप्रोक्स। तो ये हाइड्रोजन का आ गया। फिर ऐसे ही ऑक्सीजन एटम का जब मेजर किया गया, वो आया था 15.995 AMU, जिसको हम क्या बोलते हैं 16। अच्छा, AMU को है ना हम U भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास, स्मॉल u, यूनिफाइड मास। ठीक, तो इसको 16U लिख दिया गया। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन का 14U, कार्बन का बोला गया डायरेक्ट 12U, ठीक, आयरन का 56U, कर सकते हो। तो ऐसे यूनिट बनी थी। तो एक बार जल्दी से इसको लिख लो। नेक्स्ट लिखो भाई, लिखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जैसे हम ये लिखते हैं एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 AMU है ना, ऑक्सीजन का 16 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, कार्बन का 12 AMU। इसका मतलब क्या है, एक AMU कितना है 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी इसका कितने टाइम है वो, अगर कोई 16 टाइम है यानी इस वेट का 16 टाइम है वो। समझ आ रही बात? लिखो एटॉमिक मास, लिखवाऊं क्या डेफिनेशन? लिखो, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर, हाउ मैनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 का आइसोटोप लिया, उसका 12th पार्ट ले लिया, उसका वेट किया कि उससे कितने गुना भारी है। यही तो हमने किया है,
जैसे अब लिख लो एग्जांपल, ये लिखे ही थे आपने, लिख लो एग्जांपल, हाइड्रोजन का कितना है 1 AMU है, ठीक, कार्बन का कितना है 12 AMU है, भाई अपने 112 से 12th गुना भारी तो होगा, ठीक। नाइट्रोजन का कितना है 14 AMU है, ऐसे ही आयरन का कितना है 56 AMU है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये तो है इजी, ये तो आपको सबको पता। नेक्स्ट लिखो ग्राम एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना इस पे, ये समझ नहीं आता आपको, और ये देखना कितना आसान है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, अभी आपने लिखा था एटॉमिक मास, अब लिख रहे हैं हम ग्राम एटॉमिक मास GAM, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम्स, एटॉमिक मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, लिख लो, सॉरी नहीं मेरे पैर के नीचे आ गया, मैं गिर जाता हूं, लिखो एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स इज कॉल्ड GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, लिख लिया। अब देखो मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, भाई 1 AMU को किस में रिप्रेजेंट कर देंगे 1 ग्राम में, तो ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब मैं इसको ये भी बोल देता हूं मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हम इसको बोलते हैं, ठीक, ग्राम एटॉमिक मास को मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। और 1 ग्राम आपने क्या बोला था, किसका मास है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास, ये क्या है, दिस इज मास ऑफ 1 ग्राम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक, या सीधा H लिख दो, वो अपने आप अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन एटम सैंपल की, हाइड्रोजन के एटम्स का सैंपल लिया गया है, ठीक। हमने नई चीज क्या सीख ली, ग्राम एटम को ही क्या कहते हैं मोल कहते हैं, ठीक, समझ आ रही बात। जैसे मैं बोल दूं ऑक्सीजन के, भाई चलो इधर देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, बोलो जल्दी बोलो, 12 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम, यानी मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये 16 ग्राम क्या बोलते हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सैंपल, यही तो बोलते हो। यानी 1 ग्राम एटम का ही मतलब क्या है, जहां पे ग्राम एटम पूछा गया हो आप क्या फाइंड आउट करके बता दोगे, उसके मोल्स, जल्दी लिख लो। यानी जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन, फर्स्ट है 10 kg कैल्शियम सैंपल, ठीक है भाई। सेकंड इज क्या हुआ 6 kg कार्बन सैंपल, बताओ भाई जल्दी से, या ऐसा लिख लो 6 × 10⁻² kg कार्बन सैंपल, जल्दी से कर दो। यानी क्या फाइंड आउट करने हैं आपको, मोल्स, तो पहले ये लिखो फिर जल्दी से फाइंड आउट कर दो। इस चीज से मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया है, ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम्स, मैंने यहां से आपको ये सिखाया ग्राम एटम को ही मोल बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल एटम ऐसा बोल सकते हो, समझ आ रही बात। कहीं पे पूछ ले कि कितने ग्राम एटम है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है कितने मोल एटम्स हैं, कोई डाउट है क्या, लिख लिया सबने, हाँ भाई करें। इसमें 10 kg कैल्शियम सैंपल में यानी क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 10,000 करोगे, 10,000 ग्राम डिवाइड बाई कैल्शियम का वेट 40 होता है, तो 40 कितना आ गया 250 ग्राम एटम आ गए या मोल आ गए। इसको क्या लिखोगे 6 × 10⁻² × 10⁻³ डिवाइड बाई 12, 60/12, 5 ग्राम एटम आ गए, समझ आया। चलो भाई आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट लिखो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास। भाई जैसे हमने लिखा था उसमें कि एक एटम का मास कितने टाइम हैवियर है किससे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, तो इसमें क्या लिख दोगे, इट रिप्रेजेंट द नंबर, इट इज द नंबर, मोलिकुलर मास का लिखो इट इज द नंबर, नहीं लिखा अभी तक, लिख लिया क्या, फास्ट चल रहे हैं, हो गया। सेकंड वाले, अरे ये केजी दे रखा है,
मैंने कार्बन का क्या ग्राम में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 ग्राम आ गया, तो 12 ग्राम उसका वेट होता है। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए वेट डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, मोलिकुलर मास, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स a molecule, how many times a molecule is heavier than 1/12 of कार्बन 12 एटम। ठीक, समझ आ रही बात, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब देखो जैसे अपना H2 का आता है, H2 का मोलिकुलर मास है कितना आता है 2 AMU। AMU में लिखेंगे जब एक मोलिक्यूल का मास लिखते हैं, है ना, AMU होता है वो, क्योंकि बहुत छोटा होता है मोलिक्यूल, AMU यूनिट यूज कर रहे हैं उसके लिए। O2 के लिए 32, ठीक, ऐसे ही CO2 के लिए 44 AMU। बस एग्जाम्पल लिखना लिख लो, नहीं तो आपको पता है भाई, जो ग्राम में लिख रहे हैं उसको AMU में लिख दो बस। ठीक, ग्राम में लिखते हैं जब पूरे मोल का मास लिखते हैं, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, ग्राम मोलर मास, यहां पे लिखा था ना आपने GAM, यहां पे क्या लिखेंगे हम GMM, ग्राम मोलर मास क्या होता है, क्या होगा भाई, क्या लिखेंगे, मास ऑफ, अरे सीधा ये लिखो ना, व्हेन मोलिकुलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स इज कॉल्ड GMM। व्हेन मोलिकुलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स इज कॉल्ड GMM। ठीक, समझ आ रही बात। अब मैं बोलूं GMM ऑफ H2 कितना होगा भाई 2 ग्राम। ठीक, यानी मैं क्या बोलूंगा, दिस इज मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2। अरे ये 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब समझ रहे हो ना, यानी मास ऑफ 1 मोल H2। ये चीज मैं पहले दिन पढ़ा देता ना आपको, सब भाग जाते क्या करवा रहा है, समझ आ रही बात, इसलिए मैंने आज ये करवा आपको पहले वो समझा के। ग्राम मोलिक्यूल का मतलब बस इतना है। मैं बोल दूं GMM ऑफ O2, GMM ऑफ क्या बोल दूं, मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया CO2 बोल दिया, कितना होता है 44 ग्राम, यानी मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2, यानी क्या बोलूंगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, यानी ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या है, ग्राम मोलिक्यूल यानी नंबर ऑफ मोल्स, मोल मोलिक्यूल है ना, कितने मोल मोलिक्यूल है, और एटम लिख रखा हो, ग्राम एटम लिख रखा हो, कितने मोल एटम है। कर लोगे वैसा क्वेश्चन लिखवाऊं क्या, जो अभी किया था पीछे हमने, करेंगे क्या, लिखना चाहो लिख लो। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। ग्राम मोलिक्यूल जैसे ही पूछे आपको ओनली नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ग्राम एटम पूछे नंबर ऑफ मोल बताने हैं। एटम होगा तो एटम का मास लेंगे, ग्राम और मोलिक्यूल होगा तो मोलिक्यूल का मास ले लेंगे, वो तो सबको पता ना। देखो फाइंड नंबर ऑफ, ये लिख लो चलो एक बार, लिख भाई, अरे वाह यार स्पीड बढ़ गई अपनी तो, ये फायदा आगे बैठने का, देख ले, है ना, गर्दन तो दुखती होगी आगे बैठ के ना, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट लिखो, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 2.2 kg सैंपल ऑफ CO2 गैस। क्या करोगे भाई, ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है, अब क्या करना है आपको बता दो, सीधी सी बात। अब मैं को चाहे आपको ना वहां पे उसके मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख के दे दे, एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड ये भी तो दे सकता है 1.5 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, इसमें फाइंड आउट करो। क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, बताऊं क्या अब इनको सोल्व करके। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ो, देख लिया, नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट लिखो भाई, ये टॉपिक हो गया खत्म, एटम और मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कौन सा करना है, कौन सा करवाया था देखना एक बार,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करवाया होगा ना। अरे फॉर्मूला में और एवरेज मास ये भी कराना, बहुत बचा अभी तो, जल्दी करो अभी याद आ मेरे को तो, फास्ट लिखना भाई। देखो फॉर्मूला मास पता है कुछ भी नहीं है, जैसे ये है ना, ये आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, क्या लिखोगे फॉर्मूला मास को, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। जैसे फॉर डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड लिखना चाहो तो, लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड एंड इट इज मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। जैसे फॉर्मूला मास ऑफ NaCl बोल दिया मेरे को, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl में क्या करूंगा, इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है, इसका मास अप्रोक्स कितना लेते हैं हम 23 AMU और इसका 35.5 यानी 58.5 AMU। ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखना। अच्छा ये ना देखते रहना कोई टॉपिक छूट ना जाए, क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना, 2-2 3-3 लेक्चर का काम हो रहा है। नेक्स्ट लिखे एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या होता है, जैसे जब हम किसी एटम का मास, किसी एक एटम का मास या किसी एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहेंगे, एक्चुअल मास। लिखो, when mass of an atom or a molecule, when mass of an atom or a molecule is defined in grams is called actual mass। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 AMU बोलते हो ना आप, AMU में नहीं लिखना अपने को, किस में लिखना, ग्राम्स में। क्या लिखोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम अप्रोक्स। मेरे को बोल दिया एक्चुअल मास ऑफ H2, इसका कितना था 2 AMU, 2 AMU का क्या लिखेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -24। कोई डाउट है क्या किसी को, कर लेंगे, जल्दी लिखो। हो गया, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट लिखो एवरेज मास। एवरेज मास डिफाइंड फॉर आइसोटॉप्स। एवरेज मास फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं देखो, मान लीजिए मेरे को ये दे दिया क्लोरीन, दे दिया, सीधा एग्जांपल करा रहा हूं, क्लोरीन दे दिया मेरे को कितना, इसका दे दिया मान लीजिए 35 है, क्लोरीन 35, इसका ये 75% है, ठीक, प्लस ये दे दिया मेरे को क्लोरीन 37 और ये 25%। भाई इसका क्लोरीन का एवरेज मास बताओ। हम क्या करते हैं, एवरेज मास फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज मास फाइंड आउट करने के लिए भाई मास दिया हो M1 उसकी परसेंटेज X1 प्लस M2 उसकी परसेंटेज X2 डिवाइड बाई टोटल परसेंटेज कितनी आती है 100 ही आएगी, X1 प्लस X2। तो ये फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लिखो या लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो टाइप बन गया जब परसेंटेज में गिवन हो, व्हेन गिवन इन परसेंटेज, तो ये फॉर्मूला लगाना है। लिखोगे क्या, लिख लो बेसिक लिखना चाहो तो, वैसे थियरी लिखने का कोई मतलब नहीं है, मत लिखो, कोई नहीं पूछेगा, ये रहने दो ना। भाई पहला केस लिखते हैं कि व्हेन मास इज गिवन इन परसेंटेज, देन ये फॉर्मूला लगाओ M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस डिवाइड बाई X1 प्लस X2। सबको पता ना इसका। अब इधर देखो ये क्या होता है, क्या करोगे 35 मल्टीप्लाई बाई 75 प्लस 20, 37 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 75 प्लस 25, 100 कितना आया 35.5। अब इसी चीज को अगर फ्रैक्शन में दे देता, ये तो पहला केस बन गया व्हेन गिवन इन परसेंटेज। दूसरा केस बनता है व्हेन गिवन इन फ्रैक्शन, व्हेन आइसोटोप्स आर गिवन इन फ्रैक्शन, गिवन इन फ्रैक्शन। तो तब क्या करते हैं, देखो तब कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन को कैसे देगा पता है, एक बार अब इधर देखो, तब एवरेज मास लिखते हैं हम, एवरेज मास इज इक्वल टू भाई मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई इट्स फ्रैक्शन प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई इट्स फ्रैक्शन प्लस मास ऑफ थर्ड, जितने भी दे रखे हो। जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल अपने को ऐसे देगा, ये Cl35, इसका फ्रैक्शन यहाँ पे 0.75 या 3/4 लिख के दे दे फ्रैक्शन, प्लस क्या एंड Cl37.25 दे दे। क्या करोगे, एवरेज मास कितना आएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 0.75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 0.25। एक काम करो, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो 100 से, वही चीज तो लिखी है,
है। पहला केस तो बन रहा अपना व्हेन आइसोटोप परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इज गिवन। ये फॉर्मूला लिखना तो लिख सकते हो, ठीक। ये केस बन गया, इसके लिए ये एग्जांपल है, ये दूसरा केस, इसके लिए ये एग्जांपल है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट X are given with their percentage। X दे दिया, चलो इधर से ही लिखता हूं, 199 90% दे दिया। एक ये दे दिया X 200 8% दे दिया। X 202 ये 2% ही दिया। थोड़े बड़े लिखता हूं, then average mass of X, पहला ऑप्शन है 200 यूनिट, 196 U, थर्ड 199 U, फोर्थ इज 201। क्या आंसर आएगा? ये U है, ये 4 मत लिख देना, AMU यूनिफाइड मास लिखते ना, AMU U से रिप्रेजेंट करते हैं, वही है बस। ये आ गया भाई, थर्ड आंसर आ गया। अरे कैसे आएगा, देखो क्या करोगे, 199 कितना परसेंट है, 90 प्लस 200 कितना परसेंट है, 8 प्लस 202 कितना परसेंट है, 2 डिवाइड बाई टोटल 100, 190 अप्रोक्स आएगा। 199 हमेशा जो बड़ा परसेंटेज है ना, अगर सिंपल दे रखा तो वो लगा देना आंसर, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो ना जिसकी परसेंटेज ज्यादा वही आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट करें भाई, नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने लॉ है टोटल? 5 या 4? पहला लिखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लिख लिया क्या सबने? लिख लिया? लिखो जल्दी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई जो केमिस्ट्री जो चल रही है उसके लिए लॉ दिए गए हैं। पहला लिखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या कहता है? किसने दिया था ये? लेवोसियर। हु इज लेवोसियर? कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। लिखो पहला लिखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लिखना किसी को। इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे ये है CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 को मैंने तोड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड और सॉलिड आएगा CO2 गैस। मान लीजिए ये 100 ग्राम था, इसको मैंने कंप्लीटली तोड़ दिया तो ये कितना बनेगा? बताओ भाई, 56 ग्राम। और ये कितना बनेगा? 44 ग्राम। टोटल कितना आया? पहले कितना था? समझ आई बात? तो एक फॉर्म से आपने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बना दिया और कुछ नहीं किया आपने। ठीक, मान लीजिए अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट ना होता तो CaCO3 क्या करता? ये सॉलिड है, ये टूटता CaO और CO2 गैस में। मान लीजिए 100 ग्राम है इनिशियल, तो ये 0 रहे होंगे। मान लीजिए रिएक्शन कंप्लीट ना हो, ओनली 50% हो, यानी इसमें से 50% ही टूटेगा, तो 50 ग्राम बच गया मान लीजिए। ठीक, ये बच गया, तो ये कितना बनेगा? 28 ग्राम बनेगा और ये 44 ग्राम 22 ग्राम बनेगा। अब क्या होगा? जो इनिशियल मास था वो फाइनल मास के इक्वल रहेगा। जोड़ो फाइनल मास को, 50 इसका बचा हुआ है, इनका इतना बना, 28 और 22 100 ही आएगा। मतलब मास ना तो आप क्रिएट कर सकते और ना खत्म कर सकते। ये समझ में आई? लिखना किसी को एग्जाम्पल, ये आएगा थोड़ा इस पे, बस वैसे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिखवाऊं क्या? नेक्स्ट लिखो फिर सेकंड डेफिनेशन। सेकंड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब पहले समझ लो फिर लिख लेना अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है। ये कहता है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, वो कैसे ही बना है, कितने भी सोर्स से बना है, मतलब किसी सोर्स से बना है, कहीं से आप ले लो, तो उसका जो
एलिमेंट्स का मास का रेशो वो हमेशा फिक्स रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लीजिए मैं पानी की बात करूं, पानी है अपने पास, देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसका मास 2 और इसका 16, 2:16 का रेशो है। ठीक, चाहे आप तो टैप वाटर ले लो, चाहे रेन वाटर ले लो, ठीक, चाहे सी वाटर ले लो, चाहे सीवर का वाटर, ठीक, किसी भी चीज का ले लो, चाहे नाले का पानी ले लो, इस बोतल में भी यही रेशो आएगा, आपके पास जो बोतल रखी उसमें भी यही रेशो आएगा, हिमाचल प्रदेश में भी वही आएगा, राजस्थान में भी वही आएगा। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये है, तो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब जो कंपाउंड बना है उसका प्रोपोर्शन, उसके एलिमेंट्स का मास का प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। तो लिखनी डेफिनेशन, लिखना चाहो तो लिख लो। और एग्जांपल समझाऊं? जैसे मान लीजिए मैं कार्बन है CO2 बनाता हूं, कैसे बनाता हूं? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस जलाई मैंने, क्या बन गया? CO2 बन गया। चाहे तो आप इसको ऐसे बना लो, चाहे आप इसको ऐसे बना लो, CO गैस प्लस हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके, इससे भी CO2 बनता है। लेकिन दोनों जगह जो रेशो आएगा ना, क्या आएगा? कार्बन ऑक्सीजन का, इसका 22, इसका 6, इसका 12:32, 12:32, ये रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, यहां हमेशा फिक्स रहेगा ये रेशो। समझ आ रही बात? और एक्सप्लेन करूं? और एग्जांपल लिखना किसी को डेफिनेशन, और एग्जांपल एक्सप्लेन करूं? कौन बोल रहा है? करूं? देखो और ले लो, कोई भी एग्जांपल बोल दो, किसी का भी मास ले लो। जैसे H2O2 है, H2O2 में कैसे भी बनाऊं, ठीक, H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, चाहे कोई भी सोर्स हो सकता है, तो उसका हमेशा 2:32 ही रहेगा। कोई भी सोर्स कहीं से भी लेके आओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और एग्जांपल ले लो, सबका रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। बताऊं डेफिनेशन लिखनी है अब? इट स्टेट्स दैट लिखो, इट स्टेट्स दैट रेशो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड, रेशो ऑफ, ऐसा लिख लो, रेशो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड, रेशो ऑफ weight of elements of a compound is always same. ठीक, it doesn't matter what is the source of compound। भाई आपने कहीं से भी लिया है, चाहे आपने टैप वाटर लिया, चाहे रेन वाटर, चाहे सी वाटर, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, CO2 हमने चाहे कैसी भी बनाई, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक, लिखो ये एग्जांपल लिख लो, लिख लिए सबने? नेक्स्ट लिखो, फिर लिखो लो, ये किसने दिया था? ये प्राउस्ट ने दिया था। ये लो किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? डाल्टन ने। ठीक, अब डाल्टन ने क्या बोला? डेफिनेशन अपने आप लिखते रहना, इधर देख लो। डाल्टन ने ये बोला, अगर दो एलिमेंट मिल करके अगर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर लें और दूसरे के मासेस चेंज करते जाएं, तो दूसरे के मासेस हैं वो एक सिंपल रेशो बियर करेंगे। समझ आई बात? जैसे अब समझो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्या करते हैं? ये मिलके क्या बनाएंगे? H2O बना सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन का क्या आया मास? 2:16। और मान लीजिए ये दोनों मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, एक H2 बनाया, एक H2O2, तो इसका मास मैंने फिक्स कर लिया और इसको 32 से ये किया, तो इसका जब 16 लिया, इसका 32 लिया, इसका फिक्स रखा हमने, तो इसने क्या किया? अलग अलग कंपाउंड बनाए। लेकिन जो यहां पे ऑक्सीजन का रेशो आएगा 1:2 का आएगा कि नहीं आएगा? खुद के साथ। समझ आई? मान लीजिए आपको इससे समझ नहीं आया, और करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, मान लीजिए हम कार्बन का मास फिक्स कर ले, ठीक, और कार्बन का मास फिक्स करके हम क्या करें? ऑक्सीजन के मान लीजिए मैंने 16 से इसको रिएक्ट करवाया, तो इसने क्या बनाएगा? CO। मान लीजिए मैं कार्बन के मास को फिक्स रखूं और ऑक्सीजन का कितना ले लूं? 32 ले लूं, तो क्या होगा? CO2 बनेगा। तो दो एलिमेंट का रिएक्शन करा, जिसमें से मैंने एक का मास क्या कर लिया? फिक्स कर लिया, और दूसरे के डिफरेंट मासेस का रिएक्शन करवाया, तो उसने डिफरेंट कंपाउंड बनाए,
और जो डिफरेंट मासेस लिए गए हैं वो 1:2 के रेशो में सिंपल रेशो बिहेव कर रहे हैं। और एग्जांपल करो, इधर देखो, यहां पे NO है, N2O है, ठीक, और क्या आता है, N2O3 आता है, N2O4, N2O5, ठीक। यहां पे ना हम क्या लेंगे, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, यहां पे मैंने नाइट्रोजन का कितना लिया है 14 और इसका 16, ठीक, इसका कितना लिया है 28 और इसका 16 और इसका, इसको पहले लिख लो, N2O को पहले लिख लो, एक सेकेंड, N2O यहां आ जाएगा, NO को यहां लिख लो, ठीक है। मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखो, इसका कितना, नाइट्रोजन का कितना लिया 28 16, इसका नाइट्रोजन का 14 16, इसका 28 48 और इसका 28 64 और ये 28 80। समझ आ रही बात? तो अब इसको ना, इसका भी सेम करो, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, रेशो तो वही रहेगा, ठीक। तो अब देखो, मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स करके नाइट्रोजन के फिक्स मास को ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्शन करवाई, तो दोनों एलिमेंट ने डिफरेंट कंपाउंड बनाए, लेकिन ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मासेस लिए गए थे वो एक सिंपल रेशो बियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ भाई, होल नंबर का रेशियो आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बताया था मैंने, समझ आया कि नहीं आया? डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो, आपको पता जैसी लिखवाऊंगा, लिख लो। इट स्टेट्स दैट if two elements combine to form different compound, if किसी का when लिख लो, when two elements combine to form different compounds, then लगाए कोमा लिखो, if mass of a fixed mass of one element react with different masses of other compound, if a fixed mass of one element combined with different masses of other element, they will other element to form different compounds, then different masses of other element will form a simple will bear a simple ratio, then different masses of other element will bear a simple ratio। समझ आया क्या लिखवा है? लिखो दोबारा, डेफिनेशन दोबारा लिख लो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिख लो दोबारा, लिख लो अच्छे से, लिखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two elements combine to form more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, then different masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio, ठीक है? समझ आई बात? लिख लो भाई एग्जांपल। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसकी डेफिनेशन भी सही से लिखवा दिया आपको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग
follows the law of multiple proportion. Which of the following follows the law of multiple proportion? पहला ऑप्शन है HNO3 NO2, दूसरा है SO2 H2S, तीसरा है PbO PbO2, फोर्थ इज HCl HBr। बताओ भाई, सिंपल है, एटम तो सेम रहने चाहिए ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो फिर। सबको समझ आ गया ना भाई? पीबी का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से कंबाइन कर रहा है, ठीक। ये डल्टन की एटॉमिक थियरी को फॉलो करता है। डल्टन ने पता क्या बोला था? हम एटम को तोड़ नहीं सकते, सीधा एटम कंबाइन करता है, यही तो बोला था। तो यही तो ये बोल रहा है, जैसे एक एटम ले लिया हमने पीबी का, हमने एटम पीबी का फिक्स रखा एक ही, ऑक्सीजन के हमने दो एटम लिए, यहां पे एक ऑक्सीजन का एटम लिया, दूसरे केस में दो एटम लिए, तो 1:2 रेशो इसीलिए तो आ रहा है। ये कभी भी ऐसे नहीं आ सकता 1:3/2। क्यों? क्योंकि डेड एटम से रिएक्शन नहीं करवा सकते हम। नहीं समझ में आई? कभी आपने कहीं पे देखा है भाई H2SO4 हम लिख रहे हैं, ठीक, यहां पे लिख दिया मैंने 3/2 एटम है सल्फर के, देखा कभी भी? ऐसा नहीं होता है। तो एक एटम होगा पूरा, या दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, इसलिए ये जो रेशियो आ रहा है ये 1:2 होल नंबर में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये बात मैं दोबारा पूछूंगा आप लोगों से, ठीक, और आप मिस्टेक करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करें। एक क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन? वेरी गुड। दूसरा, अब बताओ, सभी फॉलो कर रहे हैं? अभी तो बताओ, वहां पे नहीं फॉलो कर रहा था। इसलिए लिखा था 1 2 3 4 वाला सही था कि सारे फॉलो करेंगे। लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट लिखो फिर। समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है क्या इसमें? सेकंड वाला यहाँ पे समझाया तो है, फर्स्ट एग्जांपल मेरा यही था, ठीक है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लॉ कौन सा आता है? लिखो, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। लिखा? ये क्या बोलता है? बोलता जो अगर सेम टेम्परेचर, गैसियस रिएक्शन ले ली, टेम्परेचर सेम कर दो और प्रेशर सेम कर दो, तो एक वो जो गैसेस है वो वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करेगी, ठीक। लिखो, लिखो, इन गैसियस रिएक्शंस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट सेम T एंड P लिख लिया करो। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर gaseous reactant combine in a simple ratio of volume, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, जैसे मान लीजिए हम यहां पे बोल दें H2 + Cl2 ने रिएक्ट किया, ठीक है, 2HCl बनाने के लिए। मान लीजिए मैं इसका बोल दूं इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है, तो इसका 22.4 लीटर, इसका 22.4 लीटर, ऐसे बोलोगे ना भाई। इसका 1V, इसका भी 1V के साथ रिएक्ट करेगा, 1:1 के रेशो में रिएक्ट कर रही है। यहीं पे मैं N2 + 3H2 अगर लेता, 2NH3, हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में कि इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है, या ऐसे बोल दो
22.4 लीटर और ये 22.4 इंटू 3। समझ आया कि नहीं आया भाई? मोल्स का रेशो अगर सिंपल होगा तो वॉल्यूम का भी सिंपल रेशो आएगा, या ऐसे बोल दो गैसियस वॉल्यूम के रेशो में कंबाइन करती है। सिंपल बेसिक वहां से हटा दो, क्योंकि सिंपल जरूरी नहीं है ये 1:3/2 का रेशो आ जाए, कहीं पे 1:1/2 का आ जाए, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर रिएक्शन को फिर सिंपल उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर सिंपल भी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो अवोगाद्रोस लॉ। नहीं समझ में आया आप लोगों को? भाई आप एक बात बताओ, सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो मोल्स का रेशो होगा वही तो वॉल्यूम का आएगा। तो मैंने बोला कि वॉल्यूम के रेशो में वो करती है, कंबाइन करती है। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है? फिफ्थ लिखो, फिफ्थ अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है ये? नेक्स्ट लिखो अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है ये? ये बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअल में यही है, ठीक। ये क्या बोलता है? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, ठीक। और अगर मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो मोल्स भी सेम होंगे। सिंपल सी बात है, बिकॉज हम क्या करते हैं N/N। तो वहीं से तो आया है। देखो PV = nRT, ठीक। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय N। N क्या है? कांस्टेंट, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो यही बात तो बोल रहा है। लिखो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आया कि नहीं आया भाई? नेक्स्ट लिखो। अब एक होती है ये लिख लिया, समझ आया? जैसे मान लीजिए मैं यहां पे बोल दूं, मेरे को दे दिया H2 और Cl2। मान लीजिए मेरे को इसका बोल दिया कि इसका 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसके N मॉलिक्यूल हैं तो इसके भी N ही मॉलिक्यूल होंगे। समझ आ रही बात? बोलो भाई। मेरे को और बोल दिया, चाहे ऐसे बोल दे H2 है और O2 गैस है, ठीक। इसका बोल दिया मेरे को, इसका 2 वॉल्यूम, इसका V वॉल्यूम है, इसका भी V वॉल्यूम है, तो इसके भी N मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी N मॉलिक्यूल्स होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर उनके लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स। भाई जैसे H2 की एटोमिसिटी कितनी है? 2, O2 की, O3 की, CO2 की 3। ऐसे करना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? CH4 की। चलो भाई ये एटोमिसिटी है। नेक्स्ट लिखो, लिखना जिसको लिख लो, टाइम पास कर लो। नेक्स्ट लिखो वेपर डेंसिटी। पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा तो लिखो वेपर डेंसिटी। अरे वेपर डेंसिटी से पहले एक रिलेटिव डेंसिटी समझ लो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? मान लीजिए डेंसिटी ऑफ गैस A है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस B, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है ये, है ना। वेपर डेंसिटी यहां पे स्पेशल आ जाती है। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है, उस गैस की डेंसिटी को हम डेंसिटी ऑफ गैस से, हाइड्रोजन गैस से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका स्पेशल केस है रिलेटिव डेंसिटी का। ये रिलेटिव डेंसिटी आपने लिखा, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए गैस, ठीक, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट से, अच्छा ये है ना, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रखेंगे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के लिए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो एक बार। डेंसिटी ऑफ H2 गैस कितनी होती है? 0.0089 ग्राम पर ml। इसको ना सीधा याद रखो, 89 को 90 मान लो, 0.00810 आएगी ना, ये आएगा ना, ठीक। 9 × 10⁻⁻5 ग्राम पर ml इतनी होती है, ठीक, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कर लोगे? अब देखो इधर देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं? डेंसिटी ऑफ ए गैस। मान लीजिए मैं दो गैस का टेम्परेचर और प्रेशर मैंने पहले ही सेम बोल रखा है, इक्वल वॉल्यूम ले लिया जाए, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ ए गैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ
अ गैस एट वॉल्यूम V, ठीक, और डिवाइड बाई मास ऑफ H2 गैस एट वॉल्यूम V करूंगा, लिखो मत अभी। तो हमने क्या बोला, क्या एट क्या कर रहे हैं हम दोनों के लिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने अभी क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ, क्या पढ़ा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं इसको ऐसा लिख दूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कर दूं भाई, और नीचे भी क्या लिख दूंगा, अब इसके n मॉलिक्यूल होंगे तो इसके भी कितने होंगे, n, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, ये लिख देंगे। अब देखना क्या करेंगे, मैं इसको ऐसा लिख दूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, लिख सकता हूं क्या, डिवाइड बाई क्या करूंगा, n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब इसको क्या लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी इक्वल टू n से n कैंसिल, ठीक, मास क्या लिखते हैं, मोलिकुलर वेट, एक मॉलिक्यूल का मास क्या लिखते हो, मोलिकुलर वेट, और डिवाइड बाई हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, और n से n कैंसिल हो ही गया था। यही तो फॉर्मूला पढ़ते हो, बस आ गया। कोई डाउट है क्या, कर लोगे। अब मैं जल्दी से 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखो। बोलो मत यार, जल्दी कर लो, टाइम कम है। कर दो भाई जल्दी से तीनों क्वेश्चन। कौन से में, हाँ यहाँ पे डेंसिटी आएगा, यहाँ पे डेंसिटी करो, वेपर डेंसिटी नहीं डेंसिटी। आगे आंसर सबके लिख लिए सबने, लिखने के बाद तो 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। हो गया भाई, इधर देखो, पहले का आंसर क्या आएगा, अरे सीधा डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर लो। वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर लोगे, डेंसिटी इधर की 3.6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर -5, ये कितना हो गया, 100 हो गया ऊपर, 360 बाई 9 कितना आ गया, 40। वेपर डेंसिटी 40 है, मोलिकुलर वेट कितना होगा, 80। कौन सी गैस का है, SO3 का। हो गया। नेक्स्ट,
इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 14, मोलिकुलर वेट कितना होगा 28। कौन सी गैस का आएगा N2 का और CO का। समझ आ रहा है दृष्टि? ठीक। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस X इज 4 विद रिस्पेक्ट टू मेथेन देन X इज, यानी वेपर डेंसिटी 4 दे दी। ठीक, ऐसा मान लो हम मास, मोलर मास का भी तो रेशो, मोलिकुलर मास का भी तो रेशो ले रहे थे, वो जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर में मान लो, इक्वल वॉल्यूम मान लो, तो एग्जैक्ट यही आ गया था। तो दोनों का मास का रेशो ऐसा बनेगा ना, हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर में मान ले तो 64 आ जाएगा मास। किसका है? ये क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा अगर आ जाए तो। हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? भाई मान लीजिए अपने को किसी की भी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, उसका मास कितना हो कंपाउंड में, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करनी रहती है। मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मोलर मास, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, जैसे ये देख लो CaCO3 है, इसमें मान लीजिए मुझे कैल्शियम का परसेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा? कैल्शियम कितना होता है 40 डिवाइड बाई टोटल कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना है 40% कैल्शियम है। कार्बन की परसेंटेज कैसे आएगी इसमें? कार्बन कितना है, कितने एटम है? एक एटम का कितना परसेंट 12, टोटल कितना 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया 12%। समझ आया? ऑक्सीजन की परसेंट फाइंड आउट करनी है, तो ऑक्सीजन कितना है 3 एटम है, यानी 48 होंगे, डिवाइड बाई 100 गुना में 100 इक्वल टू 48%। ऐसे फाइंड आउट करना रहता है। जैसे आप घर से फाइंड आउट करोगे, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन, पहला ग्लूकोज और दूसरा इथेनॉल, थर्ड इज इथेनोइक एसिड। क्या? इथेनोइक एसिड। कर लोगे भाई? जैसे मैं ग्लूकोज एक का बताऊंगा, किसी का भी बोलो, किसी का बताना है, थर्ड वाला बताऊं? ए भगवान, अरे CH3COOH, एसिटिक एसिड को ही तो इथेनोइक एसिड कहते हैं। IUPAC नेम लिखा भाई, बहुत अच्छे भाई, बड़े इंटेलिजेंट हो। अरे देखो कार्बन कितने इसमें, जैसे कार्बन की परसेंट बतानी है, हो गया सबका। इथेनोइक एसिड में कार्बन की परसेंट बतानी है, कितने कार्बन है इसमें? दो कार्बन का मास 24 डिवाइड बाय टोटल कितना होता है इसका 60 होता ना एसिटिक एसिड का, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100। दिक्कत है क्या यार इसमें? कर लोगे? ऐसे ही ऑक्सीजन का कर देना, 2 ऑक्सीजन है 32 होगा, और टोटल है 60 मल्टीप्लाई बाई 100% आ जाएगी सबकी। ऐसे ही ग्लूकोज में और इथेनॉल में कर लोगे ना। एक क्वेश्चन लिखो फिर, जो ये नहीं आता नीट में, ये नहीं आते तो टाइम पास है, बच्चों वाली बातें हैं। एक क्वेश्चन लिखो, करें भाई स्टार्ट। अब इधर देखो, सबसे पहला लिखो भाई, इफ 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन कैफीन को, क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन, सॉरी कैफीन नहीं, कैफीन तो पेपर में आएगा। लिखो, इफ 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन देन फाइंड मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन, देन फाइंड मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। अब देखो, जिसको क्वेश्चन आता है वो कर ही लेगा, जो नया हो वो समझ लो। इधर सुनो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सुनो भाई, उसने पूछा मिनिमम मोलिकुलर वेट ना, मिनिमम मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना आपको, उसमें यानी कम से कम सल्फर का एक एटम तो होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, और सल्फर के एक एटम का मास होता है 32। कोई डाउट है क्या? चाहे अब इसको AMU बोल दो, और ग्राम बोलोगे तो आप 1 मोल के मास की बात कर रहे हो, AMU बोलोगे तो 1 मोलिक्यूल की बात कर रहे हो। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे 3.4% यानी 3.4 AMU या ग्राम लिख लो, जो भी लिखना है। किस में प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन
100 ग्राम इंसुलिन, और एएमयू लिखना तो एएमयू लिख लो भाई, घर जाके बोलोगे यार ये पहले तो लिखता है मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, फिर मोलर मास बताता है। तो 1 एएमयू किस में प्रेजेंट होगा, 100/3.4 एएमयू इंसुलिन इतने एएमयू में। और अपने को मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए कम से कम एक सल्फर का एटम तो होना ही चाहिए, क्योंकि हाफ नहीं हो सकता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और क्योंकि मुझे मिनिमम पूछा है इसलिए मैं उसमें एक एटम रखूंगा। तो 32 AMU इज प्रेजेंट इन 100/3.4 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना आ जाएगा अप्रोक्स, 931 AMU इतना आ जाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को? ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए, मतलब हर एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। कभी हीमोग्लोबिन दे देता आपको, कभी कैफीन दे देता है, कभी इंसुलिन दे देता है, या कोई ऐसे ही बोल दे अननोन कंपाउंड में बोल दे, क्योंकि हर बार हमने वो देखा होता है और एग्जामिनर क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछता है तो वो तो बार बार इंसुलिन वाला पूछेगा नहीं, बहुत सारे बच्चों को तो रट गया 931 है, ठीक। तो हो सकता है अननोन कंपाउंड लिख के दे दे, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ ले। बता दो कॉन्सेप्ट समझ में आया? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए उसका एक एटम होना जरूरी है। हमने समझा 3.4% सल्फर, यानी 3.4 100 में है, एक होगा 100/3.4 में, तो मिनिमम एक एटम यानी 32 किस में होगा, ठीक। ठीक है भाई, थैंक यू।